नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास विषय के बारे में। इतिहास को बिल्कुल प्रारंभ से लेकर चलेंगे और बिल्कुल प्राचीन इतिहास से मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, बहुत ही शानदार और आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत से छात्रों को लगता है कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बस समझने का तरीका अलग होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। अगर हम इतिहास को पढ़ें, बहुत ही आसान सब्जेक्ट, बस इसको क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की जरूरत है। इतिहास जो होता है यह अतीत का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हम अपने हमारे जो पूर्वज रहा करते थे वो किस तरीके से रहते थे, हमारी जो इतनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इतनी विकसित जो सभ्यता हमें मिली है, जो इतनी विकसित संस्कृति मिली है, वो किनके द्वारा मिला हुआ है। तो हमारे पूर्वजों ने ही कहीं ना कहीं दिया है, और पूर्वजों ने कितनी मेहनत से अपना दिमाग लगाते हुए कैसे कैसे इसको डेवलप किया। तो सबसे पहले हम इतिहास को कि लिखते कैसे हैं, जो इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं वो कैसे जानते हैं कि कौन क्या क्या कब कैसे कैसे किए। तो इसके लिए 3 सोर्स हैं। जब इंसान जंगलों में रहा करता था, उसको कुछ भी नहीं आता था, वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, तो उनके बारे में हम लोग की जानकारी कैसे मिलेगी। इस आधार पर जब इंसान लिखना शुरू कर दिया और उसके बहुत सारे ग्रंथ मिल गए, हम उसकी सत्यता को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये सब देखते हुए इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अगर इतिहास को उसके स्रोत के आधार पर, उसके सोर्सेस के आधार पर देखा जाए तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। तीनों में हम लोग अंतर देखेंगे, क्या अंतर है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इतिहास को पढ़ने से पहले ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इतिहास लिखे गए हैं, जब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी तो कैसे हमें पता चलेगा कि इतिहास को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब इंसान जंगलों के अंदर एक घुमंतु प्राणी था, एक नोमैडिक प्राणी था। उनका जीवन बहुत खानाबदोश जीवन था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिकार के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो इस समय कोई भी लिपि नहीं थी, तो इसका मतलब लिपि का ज्ञान नहीं, इनका लिपि का ज्ञान नहीं था। इनका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे, जैसे कि हम इसमें अगर उदाहरण के रूप तौर पे देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल जब भी आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में लगाना है कि पत्थरों से संबंधित है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि पत्थरों से किस तरह से संबंधित था। और अगला है नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। बहुत ही आसान है, समझने का अंतर है। आद्य ऐतिहासिक काल की जब बात आ जाएगी कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखा हुआ साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन हम उसको जब पढ़ ही नहीं पाए हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या लिखे थे, किस चीज के बारे में लिखे थे। तो हम इसमें लिपि तो मिली है, लिपि यानी कि उनकी एक लिपि तो मिली, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसको पढ़ा नहीं जा सका। और जब पढ़ाई नहीं जा सका तो इस लिपि का कोई मतलब नहीं। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार इस पे शोध कर रहे हैं। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी ऐसी लिपि जो मुहरों पे लिखी हुई थी, बहुत सारे ताम्र पत्रों वगैरह पे, ये सब जो लिपि मिली थी, लेकिन हमने इसको पढ़ नहीं पाया था। लेकिन अगर हम वही ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल में पूरा हमारे पास लिखित साक्ष्य अवेलेबल है ना, इनके ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए, चाहे पूरा प्राचीन हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर हम मॉडर्न हिस्ट्री तक चले आएंगे, पूरा हमारा इसी इतिहास काल के अंतर्गत आता है। अब प्राचीन इतिहास काल में मतलब कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल का हमारे पास जो भी हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन इतिहास से हमारा लिखित साक्ष्य मिलने लगता है, और मध्यकाल का इतिहास भी इसमें आ जाएगा। मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब आपके, इसके बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब हमारा ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग एक एक पॉइंट लेके चलेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रहा है प्रागैतिहासिक काल इतिहास के प्रोस्पेक्ट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को लिखने की कला का ज्ञात नहीं थी, ये लोगों को कोई लिखने का कला का ज्ञान नहीं था। भाई जब लिखने की जानकारी नहीं थी तो इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलेगी? जाहिर सी बात है कि जो वह लोग सामान यूज करते थे, जो टूल्स बनाते थे, जो औजार बनाते थे, जहां जहां वो रहते थे, जिन गुफाओं के अंदर रहते थे, वहीं पे उसके अवशेष देखने को मिल जाते। मान लीजिए कि हम जहां पे हैं, अगर बाई चांस कोई अर्थक्वेक आ जाता है और सारा ये घर वगैरह उसी में चला जाता है, और कभी कभी बाद में जब खुदाई होती है तो उसके अंदर से बहुत सारे मोबाइल्स निकलेंगे, पेन निकलेगा, कंप्यूटर्स निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिलेगी कि अरे ये लोग इन सामानों का प्रयोग करते थे। तो इसी तरीके से हम लोग भी इनकी जानकारी इसी तरह से निकाल रहे थे कि ये लोग कौन कौन से सामान का यूज करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इनका रहन सहन कैसा था, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। तो इन्हीं सब उनके औजारों से, गुफाओं के अंदर बने चित्रों के आधार पे हम लोग इनकी जानकारी, जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ना, जब इंसान पहली बार आग की खोज करता है ना, आग की खोज पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही होगा। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब इंसान, जब प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के हम जब प्रारंभिक चरण में रहते हैं, तो पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में किस तरीके से इंसान जो था वो कच्चा मांस खाया करता था, और जैसे ही हम उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं, मतलब कि पूरा पाषाण काल का जो अंतिम चरण था, वहां पे आते आते आग की खोज हो गई थी और हथियारों में थोड़ी तिछुरता आने लगी थी। ठीक है, और देखिए ये हैंडेक्स मतलब क्या हो गया? हैंडेक्स ये लोग ऐसे लकड़ी का वो बना के, कुल्हाड़ी टाइप का, और पत्थर इसमें बांध के और उससे हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं यह बहुत ही टेक्नोलॉजी, इनके लिए यही तकनीकी विकास था। हम लोग अपना तकनीकी विकास वैज्ञानिक रूप में देखते हैं कि हमने इस मशीन का खोज कर लिया, यहाँ पे इन्होंने पत्थरों का खोज करके, इनके लिए बहुत बड़ा आविष्कार था, क्योंकि उस समय जानवरों को मार के मेन साधन होता है कि हम कितनी आसानी से हमारे लिए भोजन मिल पा रहा है, और जब भोजन मिल रहा है, भोजन के लिए इन लोगों को अपना हथियार उठाना पड़ता था, हथियार से ये लोग वार करते थे, और जब हथियार से वार करते थे तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत, क्योंकि जिन जानवरों को मारने जाते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि इनसे बड़े जानवर इनके सामने आ जाए, और जब बड़े जानवर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास उसी लेवल का हथियार भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये लोग अपने हथियारों को बढ़ाते गए, और जैसे जैसे हथियार इनका मजबूत होता गया और अच्छे नोकीला होते गए और आग की खोज हो गई, तो धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से जो मानव जीवन था वो बहुत ही स्थायित्व रूप में आने लगा था। ठीक है, ये देखिए ये हैंडेक्स वगैरह का, ये हड्डी वगैरह पूरा कैसे वहां पे मिल रहे थे, और जो ये लोग यूज करते थे, मान लीजिए कोई अनाज वगैरह अगर जलाएंगे तो उस राख के अंदर वो अनाज के साँचे आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्चा मांस ही खाते थे, ये देखिए फल कंदमूल वगैरह भी इन लोगों का मुख्य भोजन हुआ करता था। अगर हम आगे बात करें कि प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण काल का एक टाइम पीरियड देखें तो 25 लाख BCE
ईसा पूर्व की बात करें 25 लाख BCE, BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन से इतना लाख साल पहले की बात हो रही है। और ये आता है 10,000 BCE तक, 10,000 BCE तक, ठीक है, 10,000 BCE तक। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 10,000 BCE से आपका आ जाएगा लगभग 6,000 BCE, ठीक है। और उसके बाद नव पाषाण काल की बात करें तो 6,000 BCE से आपका आ जाएगा लगभग 4,000 BCE के आसपास। उसके बाद किस तरीके से इसी नव पाषाण काल की संस्कृति से आप देखेंगे कि जो इसी में उन्नत जो जगह थी, जो साइट्स थी, वही धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता को आकार देंगी, एक रूप देंगी, जो हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक बनेगी, ठीक है। तो इनका वर्गीकरण जो किया गया, यह किसके आधार पर किया गया? जो मानव के द्वारा उपयोग किए गए औजार थे, क्योंकि औजार बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए था, जो हथियार और टूल्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उनकी जीवन शैली में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उनका जीवन शैली किस तरीके से बदल रहा था, ठीक है। अगर हम पूरा पाषाण काल की एक बात करें तो टाइम पीरियड हमने बताया कि यह लगभग 25 लाख, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये पाषाण काल आता है। यह जो मानव था, यह बहुत ही अपने प्रारंभिक अवस्था में था। इनका ना कोई बहुत ज्यादा सामाजिक जटिलता थी, ना धर्म में कोई बहुत ज्यादा जटिलता थी, बहुत सिंपल जीवन, सिर्फ एक इंसान थे। जैसे एक जानवर जो होते हैं ना, उच्च श्रेणी में आ जाते हैं, तो उसी तरह हमारा जो, हम जानवरों की सबसे उच्च श्रेणी में आ गए थे। और इसी समय जो अगर हम मानव प्रजातियों की बात करें तो आप जानते हैं आपको कि सबसे पहले होमो हैबिलस जब इंसान का रूप लेता है तो वह होमो हैबिलस के रूप में रहता है, जो बहुत ही झुक के थोड़ा चलता था, होमो हैबिलस। फिर जब मानव का थोड़ा और विकास होता है तो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का रूप लेता है। ये सब पूरा पाषाण काल में ही ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद आज का जो मानव का स्वरूप है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। यह आज का हमारा प्रजाति है, जो मानव का एक वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है। तो हम लोग होमो सैपियंस की कैटेगरी में आते हैं, जो लगभग हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल आते आते इतना सफर तय करके हमने इंसान का रूप हासिल किया। ये जो मानव का उद्विकास का सिद्धांत है, जो डार्विन की थ्योरी है, उसी से हम लोगों ने धीरे धीरे इंसान को डेवलप किया। अगर हम बात करें कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो भोजन किस तरीके से करते थे, भाई शिकार करते थे, शिकार किया हुआ पशु जो रहते थे उसी को फूड गैदरिंग का काम करते थे, या मांस जाते शिकार करते थे और 4-5 दिन के मांस को इकट्ठा करके 4-5 दिन तक खाते थे, क्योंकि उस समय ठंडा मौसम हुआ करता था, हिम युग का जमाना था, आइस युग का जमाना था, और पूरा बर्फीला था। आग का खोज होने से भी इनको एक बेनिफिट मिला था कि इनको थोड़ा सा वहां पे रहने के लिए वहां पे आग को सेकते थे, तो इनको आसानी हो गई, उनका जीवन थोड़ा और आसान हो गया। कच्चा मांस खाते थे, जब तक आग की खोज नहीं किए थे तब तक कच्चा मांस खाते थे, और फल कंदमूल और बीज वगैरह की ये लोग सेवन करते थे, खाना में यूज करते थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल में औजार और तकनीक की बात करें, किस तरीके का औजार, तो हमने एक देखा था कि किस तरीके से अभी तक तो ये जो ज्यादातर पत्थरों को यूज करते थे, बहुत खुरदुरा टाइप का, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे जाते थे शिकार करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसको ये लोग नुकीला बनाते गए, और लास्ट में आप देखेंगे किस तरीके से हैंडेक्स, मतलब कि एक हथौड़ा बनाए, और उसके बाद कुल्हाड़ी, खुरपी, फलक वगैरह, जैसे फावड़ा वगैरह होता है, इस तरीके से बनाने का प्रयास करते गए, और अपना पत्थरों के नुकीला करते हुए उसको मजबूत करते चले गए। और जैसे ही इनका तकनीकी विकास हो गया टूल्स बनाने में, तैसे ही ये लोग अपने सामाजिक विकास के, आर्थिक विकास के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, और मानव धीरे धीरे अस्थायी जीवन से अर्ध अस्थायी जीवन में प्रवेश करेगा, और अर्ध अस्थायी से किस तरीके से एक अस्थायी जीवन का रूप ले लेगा।
ठीक है। तो शिकार, मांस काटने, इस पत्थरों का प्रयोग किस लिए होता था? शिकार करने के लिए, बड़े बड़े जानवरों का मांस काटने के लिए। मान लीजिए कि किसी जानवर को मार के लेके आए, अब उसका पीस कैसे बनाएंगे? पीस बनाने के लिए पत्थरों का नुकीला होना बहुत जरूरी है। तो धीरे 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 अपने पत्थरों को घिसाई करके ये लोग नुकीला बनाते गए, और आत्मरक्षा के लिए कभी कभी बड़े जानवर इनका ही शिकार करने चले आते थे, तो कहीं ना कहीं इनको आत्मरक्षा के लिए भी अच्छे अच्छे औजारों की आवश्यकता हुआ करती थी। आग की खोज हो गया तो भोजन पकाना आसान हो गया, ठंड से सुरक्षा मिलने लगी, ठीक है। आग ने मानव जीवन को एक नई दिशा देने का काम किया। अगर हम पूरा पाषाण काल के, पैलियोलिथिक एज के धार्मिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो जाहिर सी बात है अभी जब ये लोग जंगलों में रहते थे, न ही कोई प्रकार का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था, न किसी प्रकार का भेदभाव था, तो बहुत ही सादा सामाजिक जीवन था, बहुत ही सिंपल साधारण सामाजिक जीवन था इनका, ठीक है। साधारण सामाजिक जीवन था, किसी भी प्रकार की इसमें जटिलता नहीं थी, सामाजिक जीवन था इनका बहुत ही साधारण। अगर हम धार्मिक स्तर पे बात करें कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरीके के धर्म को मानते थे, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग प्रकृति के अंदर रह रहे, प्रकृति में सब कुछ प्रकृति के समानों को यूज कर रहे हैं, तो प्रकृति पूजा को इंपॉर्टेंस दिया गया। प्रकृति के जो प्रकृति के अंदर समाहित प्रकृति पूजा, अब प्रकृति के अंदर क्या क्या आएगा? पेड़ पौधे, पेड़ की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे, पहाड़ों की पूजा करेंगे। आज भी जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी आप लोग देखते हैं वो पेड़ की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब उनका बहुत धार्मिक जीवन था, बहुत ही अभी टफ नहीं था। सूर्य की पूजा, भाई सूर्य से उनको डेली प्रकाश मिल रहा था, सूर्य से उनको एनर्जी मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं सूर्य की पूजा भी इस समय आ गई थी। अब अग्नि का आविष्कार कर लिए थे, तो अग्नि भी इनके लिए एक भगवान के स्वरूप हो गए, क्योंकि इनके लिए बहुत सुरक्षा प्रदान करते थे, तो ये अग्नि की भी पूजा उस समय करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो घटनाएं घट रही थी पूरा पाषाण काल में, यह जगह कौन सी थी, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और हमेशा एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछ भी देता है कि अगर कला के क्षेत्र में बात किया जाए कि जो ये हमारा देखिए भीमबेटका की साइट है हमारा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है। क्यों शामिल है? क्योंकि हम जो वहां पे गुफाएं थी, जिस गुफाओं में रहते थे, ये जब शाम को आते थे यहाँ पे अपना आग उग जलाते थे और फायर करके, और इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। जब गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं में रहते रहते ये जो दिन प्रतिदिन की अपना क्रियाक्रम था, इसी गुफाओं के अंदर उसको दिखाने का प्रयास करते थे। कोई जैसे जानवर था उसका कैसे शिकार करते थे, यहाँ पे ऐसे फोटो बनाते थे, बहुत सारे इमेज को बनाए थे, बहुत सारे आर्ट्स को क्रिएट किए हुए थे, जिससे हमें उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन की प्रक्रियाओं को पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो ये गुफा, ये भीमबेटका की गुफा जो है ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा कि भीमबेटका की गुफा का कितना इंपॉर्टेंस रहा है। उसी तरीके से सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यहां से भी पूरा पाषाण काल के बहुत सारे पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं। अगर हम बात करें एक मध्य प्रदेश में ही एक और जगह है हथनौरा, हथनौरा, ठीक है। यह नर्मदा घाटी में आती है। नर्मदा जो नदी है, एक पता है आपको, एक घाटी के अंदर बहती है, रिफ्ट के अंदर बहती है, तो नर्मदा घाटी के नाम से जानी जाती है। और इसी के किनारे चूंकि यहाँ पे उनको पत्थर के औजार भी मिल जा रहे थे, बहुत सारी गुफाएं भी मिल जा रही थी, तो इस नदी के किनारे, इस घाटी के अगल बगल बहुत से सभ्यताएं, मतलब कि इनका प्रारंभिक चरण यहाँ पे बहुत गुजरा था। और हथनौरा से ही मानव हड्डी का, मानव कपाल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव के अंदर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें हथनौरा और नर्मदा घाटी के अंदर ही देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अगर हम साउथ की बात करें तो तमिलनाडु में आप जाएंगे, अतिरमपक्कम एक जगह है, पल्लवरम जगह है, और कर्नाटक के अंदर भी बहुत सारे दिचन्नलूरू वगैरह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो इस साइट्स को कवर करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा पाषाण काल, और किस तरीके से इसमें हमने देखा कि इनका बहुत जो सामाजिक जीवन था बहुत ही सिंपल था,
धार्मिक में भी यही प्रकृति के साथ जो दिन प्रतिदिन इनके साथ जहाँ पे रह रहे थे उसी की पूजा कर रहे थे। और धीरे धीरे मध्य पाषाण काल के अंदर हम चलेंगे तो इनका जीवन देखेंगे कि किस तरीके से एक स्थान पे धीरे धीरे रुकना शुरू करेंगे, डोमेस्टिफिकेशन पशुपालन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और किस तरीके से नव पाषाण काल में एक क्रांति आ जाएगी जो मानव जीवन को एक क्या बोलते हैं कि वह अस्थायी जीवन जीने लगेगा, खेती की शुरुआत हो जाएगी। एक नवपाषाण क्रांति की हम बात करेंगे और इसी नवपाषाण क्रांति के बाद हम इतिहास को अलग अलग तरीके से ले चलेंगे, कैसे सभ्यता का विकास होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे। मजा आ जाएगा इतिहास पढ़ के। एक बार मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।